शादी के 2 दिन बाद मेरी बीवी इंतकाल कर गई। जब मैं बीवी को दफनाने लगा तो दो सफेद रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्लियां यहीं रहती हैं। मैं रोज बीवी की कब्र पर जाता तो वही सफेद बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रही होती और मुझे देखकर कब्र से मिट्टी हटाने लगती। मैंने मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने ये राज जानने के लिए कब्र को खोलने का हुक्म दिया। मैंने बीवी की कब्र खुदवाई तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी बीवी घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक बाकिरदार औरत मिली है। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि आज तक किसी औरत के साथ मैंने अपने किरदार को मैला नहीं किया था। इसीलिए मुझे भी नेक बीवी मिली थी। अपने कमरे में जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे रोका और कहने लगा, भाई, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक नेक औरत से शादी हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा है वैसा इसका भी रहा होगा। जरूर कोई न कोई बात इसके माजी में भी हुई होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि जैसी औरत होती है मर्द भी उसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा, हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मैं भी अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ। अगर वो भी गुनहगार हुई तो उसने भी तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा। अच्छा, आपको कैसे पता कि उसकी तौबा पक्की है या कच्ची? मेरे भाई, मुझे उलझाओ मत। मुझे अल्लाह पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी पाकीज़ा होगी। ठीक है भाई, तुम जाओ। फिलहाल तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे दिमाग पर बीवी से मिलने की खुशी सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूँ। अच्छा, बस बस, मुझे तुम्हारी फजूल की बकवास नहीं सुननी। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने भाई की बातों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब मैंने घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतजार कर रही थी, तब मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ये ऐसी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शोहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी जिंदगी आजाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा। उसने मुझसे बहुत दिल बराना बातें की और कहने लगी, मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ एक वफादार औरत की तरह गुजारूंगी, कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया तो वो बहुत खुश हो गई। मैंने वो रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनाई थी। अपनी बीवी को भी बहुत ज्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद मैं उसका दिल जीत चुका था। मगर सुबह सवेरे ही दरवाजे पर सख्त दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैं हैरान हो गया कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद कैसे बज सकता है। दरवाजा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई, बल्कि उसके चेहरे पर हजार रंग आए और गुजर गए, जैसा कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो। तब वो कहने लगी, किसी इंसान ने ही दरवाजा बजाया होगा। हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। ये कहकर वो नहाने के लिए चली गई, मगर मैं दरवाजे के पास खड़ा रह गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये काम किसने किया है। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने देखा उसने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के किरदार पर फिदा हो गया था। इतने में मेरी अम्मा आई। मुझसे कहने लगी कि बेटा, एक मसला हो गया है, वो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं ये सुनकर परेशान हो गया कि क्या मसला हो सकता है। अम्मा ने कहा कि घर में से सारा राशन चोरी हो गया है, एक भी चीज खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं हैं। पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठाकर ले गया है। लगता है किसी ने चोरी की है। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। अम्मा, आजकल राशन कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे कहा कि ज्यादा भाषण मत दो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ और जाकर सारा राशन लेकर आओ, नाश्ता भी बनाना है। मैं अम्मा के कहने पर बाजार चला गया, खाने पीने का सारा सामान लिया और जैसे ही मैं घर के करीब आया तो मुझे घर से चीखों की आवाजें आने लगी। मैं बड़ा परेशान हुआ। ये चीखें किसी औरत की थीं। लगता था जैसे मेरी बीवी चीख रही है। मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे सख्त परेशानी होने लगी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से लातें मारना शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर से दरवाजा
किसी ने नहीं खोला था। मैंने अम्मी को भी फोन किया, भाई को भी फोन किया, लेकिन किसी ने मेरे फोन का जवाब तक नहीं दिया था। फिर अचानक अम्मा ने दरवाजा खोला। मैं उन पर बरस पड़ा। अम्मा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ, आपको पता नहीं? आपने मुझे राशन लेने भेजा था, और ये अंदर आवाजें किसकी आ रही थी? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी आसिया को कुछ कहा है? नहीं बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को क्या कहना है, मैं वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई। ये कहकर अम्मा अंदर चली गई, लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी, जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मैं फौरन अपने कमरे में आया। मैंने देखा मेरी बीवी भी पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगी कि कोई बात नहीं हुई, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि कब का दरवाजा बजा रहा हूँ, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहने लगी, गलती हुई, आइंदा मैं दरवाजा खोल दूंगी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ से चीखों की आवाज किसकी आ रही थी? कौन था वो जो यहाँ चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबराकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे तुम ये तो बता सकती हो कि ये आवाजें किसकी थीं? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आवाजें हमारे ही कमरे के अंदर से आ रही थीं। जी, आपको ऐसा लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर खुद बड़ा हैरान हुआ था। खैर मैं राशन ले आया था। मैं नाश्ते का इंतजार करने लगा। नाश्ता बनाते हुए कितनी देर लगती है? तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे से गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अभी तक वो किचन से नहीं आई थी। मुझे लगा कि मुझे अब जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उसका पहला दिन था। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती। मैं खुद बीमार रहती हूँ। वो घर की सफाई और खाने पीने का काम खुद करेगी, इसलिए मेरी बीवी शादी के पहले दिन ही उठकर नाश्ता बना रही थी। लेकिन 1 घंटा हो गया था। मैं उसको किचन में जाकर देखना चाहता था, पर ये क्या? जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा उठकर खोलने लगा, तो देखा दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरवाजा किसने बंद कर दिया है। मैं दरवाजे के ऊपर मुक्के मारने लगा, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला था। मैंने अपने भाई को फोन किया और कहा कि मेरे कमरे का दरवाजा खोलो। वो आया और उसने दरवाजा खोला और मुझे कहने लगा, दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। भाई, मुझे लगता है कि आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे अपना भाई भी उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। मैं फौरन किचन में गया। देखा तो मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाजा बंद होने की वजह से मैं अपना सारा गुस्सा अपने भाई भाई पर निकाल चुका था। मेरी बातें सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा और बोला, भाई, मैं तो आपको अक्लमंद समझता था। मैंने सोचा था कि ये बात आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल कर बताना पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने अपने भाई को कहा, तो वो हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, कुछ दिनों बाद तुम्हें अपनी बीवी की असलियत समझ आ जाएगी। मुझे अपने भाई की बात समझ नहीं आई। अब मैं उसकी कोई मिन्नत वगैरह नहीं करना चाहता था। मैं ये बातें सुन सुनकर तंग आ गया था। इतने में मुझे लगा कि मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं है। मैंने उसे इधर उधर तलाश किया। अचानक मैंने देखा वो मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ था और बुरा भी लगा कि वो एक दिन की दुल्हन थी। उसे मेरे भाई के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्यों गई थी? मेरी बात पर वो घबरा गई थी। पहले तो नजरें चुराने लगी, फिर बोली कि मैं वहाँ पर सफाई करने गई थी। मैंने कहा, इतनी सुबह तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत पेश आ गई, और तुम्हें कैसे पता कि इस घर में कितने कमरे हैं? ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं पहले दिन ही यहाँ पर नाश्ता बना सकती हूँ, तो मैं घर की सफाई क्यों नहीं कर सकती? इससे पहले कि आपकी अम्मा मुझे सफाई करने का कहती, मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। मुझे लगा कि मेरी बीवी को मेरी माँ का ये कहना कि तुम नाश्ता खुद बनाओगी, उसे ये बात बहुत बुरी लगी है। तब मैंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे मुंह बना लिया। मैं बात करने की कोशिश भी करता, वो मुझसे बात ना करती। पूरा दिन यहाँ तक के शाम भी गुजर गई, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा ना हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। रात का खाना खाते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने किस बात पर मुंह बना रखा है? वो बोली कि मुझे मेरे घर ले जाएं।
खुदा का वास्ता है मुझे इस घर में ना रखें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा। तो वो बोली, मैं अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अलग घर ले दें या तो फिर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आएं। क्या तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने सर झुका लिया। नहीं, मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे नया घर चाहिए जहाँ मैं आराम सुकून के साथ रह सकूं। तुम्हें ऐसा कौन सा सुकून चाहिए जो इस घर में नहीं है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी मुझ पर फट पड़ी। बस मैंने कहा ना, मुझे अलग घर चाहिए। इस घर में मेरा दम घुटता है और अलग घर में रहना ये मेरा शरई हक है। अच्छा ये बात है, तो तुम्हें भी किसी ने हकूक की पट्टी पढ़ा दी है, तो तुम भी अब कुछ और सोचने लग गई हो। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी मुझसे मजीद लड़ने लगी। मैं उस वक्त लड़ने के मूड में हरगिज नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा के घर छुड़ाता हूँ। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। फिर उसने भी अपना सामान पैक कर लिया। मैंने उसका सामान अपनी गाड़ी में रखा और उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। उसके अब्बा जी से कहा कि मेरी बीवी कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रहना चाहती है, आप सबको याद करती है। मैंने अपनी और अपनी बीवी की लड़ाई के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, बस बीवी को छोड़कर घर आ गया। घर आते ही मेरे भाई ने मुझे हाथों हाथ लिया और कहने लगा, भाई क्या जरूरत थी, आपने उसके कहने पर उसे अपने माँ बाप के घर छोड़ दिया। लोग ऐसा कहाँ करते हैं, बल्कि अपनी बीवियों को दबा कर रखते हैं। पर तुम्हें तो अपनी बीवी को काबू करना ही नहीं आता। कल को जब बाकी लोगों को ये बात मालूम होगी, तुम दूसरे दिन ही उसे उसके अम्मा अब्बा के घर छोड़ आए, तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें नहीं पता कि इस तरह मर्द की नाक कट जाती है। वो मर्द जो अपनी बीवी की बातों पर चलता है, लोग उसे नाचने वाला बंदर कहते हैं। तुम भी अजीब हो भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा भाई ये कहकर अपने कमरे में चला गया। अब वो किसी से फोन पर लड़ झगड़ कर बातें कर रहा था। वो खुद भी बहुत गुस्से में लग रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे शक में डाल दिया। हम सब लोग रात का खाना खा रहे थे जब अम्मा ने पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ गई है। मेरे बोलने से पहले ही भाई ने एक अजीब बात कह दी। कहने लगा, अम्मा आपको मेरे यार अलियास की शादी याद है, जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी? अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ बेटे, वो तो मुझे याद है। तुम आज उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? अम्मी, उसकी बीवी भी इसी तरह बार बार मेके जाती थी और वहां जाकर पता है क्या होता था? वो अपने पुराने आशिक से मिलती थी। जब लड़कियां बार बार मेके जाने की जिद करें तो उनके शोहरों को समझ लेना चाहिए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना कोई लड़की बिला वजह अपने शोहर का घर छोड़कर अपने ससुराल क्यों जाएगी? भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी का मेके में कोई चक्कर है, वरना वो खामखा छोटी सी बात का बहाना बनाकर फौरन अपने माँ बाप के घर ना जाती। जरूर कोई ना कोई और बात होगी। बकवास बंद करो तुम, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। भाई, भरोसा तो आपको है क्योंकि आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, लेकिन हम तो अंधे नहीं हुए, हमें सब कुछ नजर आता है। मैं अपने भाई की बकवास सुनकर तंग आ चुका था। मैंने कहा कि मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को उसके घर से लेने जा रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैं उठा ही था, तब मेरा भाई हंसकर कहने लगा, तुम्हारी बीवी कुछ देर पहले वापस आ चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं है। जरा देखो तो, उसने किसी को बताना गवारा भी नहीं समझा। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था। अगर वो आ गई थी तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आई थी? मैं भी तो घर में ही था, मगर मैं अम्मी के कमरे में था। शायद वो चुप करके अपने कमरे में चली गई होगी। मेरा भाई सलीम मुझे अभी भी ताने दे रहा था। मैं अपने भाई की बातें और ताने सुनकर तंग आ चुका था और फौरन अपने कमरे में गया तो सामने वाला मंजर दिल को रुला देने वाला था। मैंने देखा मेरी बीवी ऊंधे मुंह पड़ी थी। उसके साथ एक कागज पड़ा हुआ था, जबकि उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। वो होश में नहीं लग रही थी। मैंने उसके बाजू हटाए, उसको सीधा किया, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी रूह इस दुनिया से परवास कर चुकी थी। मेरी बीवी फौत हो चुकी थी। मेरे जहन को जोर का झटका लगा। फिर उसके पास रखे कागज को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। जो कुछ उसने लिखा था
वो किसी भी शख्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। खत में लिखा था, मैं अपने शोहर से माफी मांगना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पर शर्मिंदगी है। मेरा किरदार ऐसा नहीं कि मैं अपने शोहर की आंखों से आंखें मिला सकूं। वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत सारे मर्दों से ताल्लुक बना चुकी हूँ। मैं खुद को अपने शोहर के काबिल नहीं समझती, इसलिए मैं आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। ये पढ़कर तो जैसे मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे और उसका धोखा देना भी मुझे बुरा लगा था। उसका मर जाना उससे भी ज्यादा बुरा लगा था। फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सब खानदान वाले इकट्ठे हो गए थे। मेरी बीवी के मेके वालों को भी इस खत का पता चला तो वो भी हैरान हो गए। कहने लगे कि ये सब झूठ है, हमारी बेटी पाक दामन थी। अपनी बेटी के बारे में हम तफ्तीश करवाएंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी बहुत नेक थी, जिंदगी भर उसने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और ये खत भी उसका नहीं हो सकता। मैं अपने मेके वालों की बात सुनता या अपने गम को देखता। मैंने ये बात उन पर छोड़ दी और अपनी बीवी का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। बीवी को दफन करने के लिए उसके आबाई कब्रिस्तान ले जाया गया। मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त नाराज थे। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। लगता था कि उन्हें बेटी की मौत का मुझ पर शक था। वो मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। हालांकि ये खत मुझे उसके सिरहाने से मिला था, लेकिन उनको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। मैं भी खामोश हो गया। मैं किसी तौर पर भी अपने आप को मजीद गम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने और किसी बात का असर लेना बंद कर दिया था। फिर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने मुझे रिश्तों की हकीकी पहचान करवा दी थी, और वो था एक ऐसा वाकया जो कि बिल्कुल इत्तफाकिया हुआ था। मेरी बीवी को दफन करते हुए दो सफेद रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास रहती थीं। मुझे लगा ये बिल्लियां कब्रिस्तान में रहती होंगी, इसलिए यहाँ पर आ गई हैं। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, तब मैं उसकी कब्र पर दुआ करने चला गया। मुझे ना जाने क्यों ये सारी बात झूठ लग रही थी। लगता था उसकी खुदकुशी के पीछे वजह कोई और थी। इत्तफाक से दोनों बिल्लियां अभी मेरी बीवी की कब्र के पास ही थीं और वहीं बैठी रो रही थीं। एक दफा तो मुझे उन बिल्लियों से डर लगा था। मैं उठकर वापस आने लगा तो उन बिल्लियों ने मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया था। वो अपने पंजों से मिट्टी हटा रही थीं। मैं खौफजदा हो गया था। वो दोनों बिल्लियां कब्र की चारों तरफ घूम रही थीं। मुझे इस बात ने बड़े ताज्जुब में डाल दिया था। मैंने सोचा कि मुझे ये बात किसी आलिम या किसी बड़े बुजुर्ग को बताना चाहिए। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो। मैं जाकर मस्जिद के मौलवी साहब को बुला लाया। उन्होंने कब्र पर दुआ की और फिर कुछ देर वहां बैठे रहे। वो बिल्लियां अभी तक कब्र के चारों तरफ घूम रही थीं। मौलवी साहब कहने लगे कि कब्र को खोला जाए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। हम सब डर रहे थे, लेकिन गोरकन ने हिम्मत की और मेरी बीवी की कब्र को खोला गया। मैंने देखा मेरी बीवी के हाथ पांव हरकत कर रहे थे और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो सांस ले रही है। ये देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने बीवी को वहां से निकाला। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए, मगर हकीकत की बात ये थी कि वो दोनों बिल्लियां अब भी वहां से गायब हो गई थी। मैंने उन्हें कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए देखा था। अस्पताल वालों ने बताया कि आपकी बीवी शदीद कोमा में है। कोमा एक हफ्ते या महीने का भी हो सकता है, लेकिन आप दुआ करें, ये बहुत ज्यादा घुटन और खौफ का शिकार हुई हैं। मैंने अपनी बीवी के सहारे बैठकर दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि अब मैं हकीकत जानना चाहता था। ठीक 15 दिन के बाद मेरी बीवी को होश आ गया, लेकिन उसी दिन मेरा छोटा भाई घर से फरार हो गया था। शायद वो समझ गया था कि सारा सच मेरी बीवी मुझे बता देगी, और हुआ भी यही था। होश में आने के बाद मेरी बीवी ने यही इंकशाफ किया कि मेरा भाई पहले दिन से उसे डराता धमकाता था। उसे कमरे में अकेला देखकर उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता, जिस पर मेरी बीवी शोर मचा देती थी, मगर मुझे बताने से डरती थी। शादी से पहले मेरा भाई भी उसे पसंद करता था, पर मेरी बीवी मुझे चाहती थी। उसने इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। मेरा भाई, जो कॉलेज के जमाने से उसका दीवाना था, अपनी अकड़ और अना की वजह से उसे खो चुका था। उसने कभी उसका इज्जत से हाथ नहीं मांगा था। बस वो उससे दोस्ती करना चाहता था और दूसरी लड़कियों की तरह उसे इस्तेमाल करना चाहता था। जब उसने देखा कि मेरी बीवी यानी कि आसिया उसके हाथ नहीं आ रही, तो उसने उसका पीछा छोड़
دیا، مگر شادی کے بعد جب میری بیوی اس گھر میں آئی تو اس نے ہوچے اٹکندے استعمال کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی موت کے در پہ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جب اس دن وہ گھر گئی تھی، شام کو میری یاد آنے پر وہ خود ہی واپس آ گئی تھی، مگر اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میرا بھائی اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیوی نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور بدلے میں اس نے ایک ڈنڈے سے میری بیوی کے سر پر وار کیا، جس سے میری بیوی کا سر تو نہیں پھٹا تھا مگر وہ کوما میں چلی گئی تھی اور ہمیں لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے بھائی نے وہ جھوٹا خط لکھ کر میری بیوی کے سرہانے رکھا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی، مگر مجھے وہ بلیوں والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب میں نے بیوی کے سامنے ان 2 سفید بلیوں کا ذکر کیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ یہ دونوں تو اس کی پالتو بلیاں تھیں جو شادی سے پہلے اس نے اپنے گھر میں پال رکھی تھیں، اور ابھی تک وہ دونوں اسی کے گھر میں رہتی تھیں۔ میری بیوی نے ان بلیوں کی بہت خدمت کی تھی، انہیں پال کر جوان کیا تھا، اور وہ دونوں بلیاں میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی بہت وفادار ہو گئی تھیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان 2 بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا کہ وہ ساری کائنات کا مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا بھائی گھر سے فرار ہو چکا تھا کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا بھائی 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا، اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔